हेलो स्टूडेंट्स। हमने हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम को समाप्त कर लिया है और अब हम व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदी एक विषय ही नहीं अपितु एक भाषा भी है। आज हम भाषा और इसके प्रकार, व्याकरण एवं लिपि के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। इसका उत्तर है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत का जो भाष धातु है उससे भाषा शब्द बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, कोई चीज़ बोलकर बताना या फिर कहना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है, वह जरिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त करता है, प्रकट करता है एवं दूसरों के भाव एवं विचारों को ग्रहण करता है, समझता है। यानी भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं और दूसरे जो कहना चाहते हैं उनके जो विचार हैं उनको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका जो जरिया बनता है वो भाषा कहलाती है। ठीक है। इसके बाद है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित भाषा। लेकिन कुछ लोग सांकेतिक भाषा को भी भाषा के रूप में मानते हैं। सांकेतिक जो संकेतों के द्वारा जब अपनी बात दूसरों को समझाई जाती है या दूसरों के विचार संकेत के द्वारा समझे जाते हैं, उसे भी कुछ लोग भाषा के रूप में मानते हैं। लेकिन मुख्यतया भाषा दो प्रकार की होती है। कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। अब मैं आपको बोलकर बता रही हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं और ये जो सुनकर आप जो विचार ग्रहण कर रहे हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। और जब हम बोलकर दूसरों को अपनी बात बताते हैं या फिर सुनकर दूसरों की बात को समझते हैं, ग्रहण करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। अब इसी तरह से हम जानेंगे कि लिखित भाषा क्या होती है। जब हम पुस्तक, पत्र या किसी भी दूसरे लिखित रूप द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार पढ़कर समझते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। अब मेरा बोलना न सुनकर जो ये लिखा हुआ है सामने, जो आपको दिखाई दे रहा है, आप उसे पढ़ेंगे और इसके भाव को समझेंगे तो ये लिखित भाषा कहलाएगी। यानी जब हम जैसे अखबार पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं तो हम जो लिखी हुई जो चीज़ है उसको पढ़कर और उसके भाव को, उसके विचार को ग्रहण करते हैं। और हमें अगर कोई बात दूसरों तक कहनी है तो अगर हम वो लिखकर दूसरों को समझाते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। इन दो तरीकों के द्वारा हम दूसरों के विचार जान सकते हैं और अपने विचारों से दूसरों को अवगत करवा सकते हैं। इसके बाद है व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण जिसे इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है ना। तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जब हम कोई चीज़ गलत पढ़ देते हैं, बोल देते हैं तो ये कहा जाता है कि ये व्याकरणिक अशुद्धि है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, व्याकरण की दृष्टि से ये सही नहीं है। तो कुछ नियम होते हैं भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के और बोलने के,
और अगर वो नियम अगर आपकी लिखी और बोली गई चीज़ उन नियमों का पालन नहीं करती है तो वो चीज़ अशुद्ध हो जाती है। तो ऐसे जो नियम होते हैं जो हमें किसी चीज़ को शुद्ध लिखने और बोलने का बोध कराते हैं, तो ऐसे नियमों का जो शास्त्र है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ होती है लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। मौखिक ध्वनियों को, मौखिक जो मुंह से बोला जाता है उन ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं, है ना। जैसे मैं जो कुछ बोल पा रही हूँ उसको जब आप लिखोगे तो उनके लिए कुछ निश्चित शब्द होंगे, है ना, चिन्ह होंगे, तो उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अब इसको आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लिपि कई तरह की होती हैं और एक लिपि है देवनागरी लिपि, और हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके बाद देखिए, जो देवनागरी लिपि है वो उसकी ये चिन्ह हैं। अपनी जो हिंदी वर्णमाला है ना, ए आ ई क ख ग च प, ये सब क्या है, देवनागरी लिपि कहा जाता है इन चिन्हों को। ठीक है। ये बाईं तरफ से शुरू होती है और इसको बाएं से दाएं लिखा जाता है, ऐसे बढ़ते हैं हम, फिर इधर से शुरू करते हैं और ऐसे बढ़ते हैं। और सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि संस्कृत, मराठी, नेपाली, भोजपुरी, सिंधी आदि बहुत सी भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। तो अब आप पूरी तरह देवनागरी लिपि से तो आप पूर्ण तरह से परिचित हो गए हैं, है ना। इसके बाद ये है उर्दू लिपि। इसमें ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं इनसे आप परिचित नहीं हैं, है ना, और न ही आप उर्दू की वर्णमाला जानते हैं और ना ही ये इनको क्या बोला जाता है आप ये नहीं जानते हैं। उर्दू को दाएं से बाएं लिखा जाता है ना। जिस तरह से हम हिंदी लिखते हैं ठीक उसके विपरीत उर्दू को लिखा जाता है, और इस लिपि में अरबी, फारसी और उर्दू भाषा को लिखा जाता है। तो ये कौन सी लिपि है, उर्दू लिपि है ये। इसके बाद ये जो नीचे है ये गुरुमुखी लिपि है, और इसके वर्ण और वर्णमाला को भी आप नहीं जानते हैं, ये क्या लिखा हुआ है आप नहीं पढ़ सकते और ना ही समझ सकते हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह से और भी बहुत सारी लिपियां हैं। गुजराती लिपि है उसमें शिरोरेखा ऊपर नहीं लगाई जाती है, ये जो शिरोरेखाएं लग रही हैं उसमें शिरोरेखा नहीं लगती है। लैटिन और रोमन लिपि, इसमें ये जो वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं ये रोमन लिपि के हैं। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश, इतालवी, डच, पुर्तगाली, स्वीडिश आदि बहुत सी भाषाएं इस लिपि में लिखी जाती हैं। तो इन लिपियों पर आपको गहराई में नहीं जाना है। इनकी डिटेलिंग सिर्फ आपको समझाने के लिए की गई है कि आप ये अच्छी तरह से समझ सको कि लिपि किसे कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि लिपि किसे कहते हैं, और हमारी देवनागरी लिपि ये वाली होती है जिसमें हम ए आ ई जो हमारी हिंदी वर्णमाला आती है ये देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। तो ये आपका पोर्टफोलियो वर्क भी है जिसे आपको नोटबुक में करना है और विद्यालय में जमा भी करवाना है। ठीक है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।